नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। क्या हरियाणा की तर्ज पर होने वाला है महाराष्ट्र का चुनाव? ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि जो गुटबाजी कांग्रेस सब तक झेल रही थी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, वही गुटबाजी अब बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बहुत भारी पड़ने वाली है। क्योंकि एक के बाद एक ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं जिन्होंने होश उड़ा दिया है, और उन्हीं में से दो बड़ी खबरें जो मैं आपके सामने लाई हूं, कैमरे पर दिखाने वाली हूं और दर्शकों को सुनाने वाली हूं। एक खबर है गृह मंत्री से जुड़ी हुई, गृह मंत्री अमित शाह जी से जुड़ी हुई, और दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो महाराष्ट्र का बीजेपी का गठबंधन था, उस गठबंधन में से एक साथी, एक दल चला जा चुका है, जिन्होंने साथ छोड़ दिया है। सीधे सीधे ये कह दिया है कि अब वो खुले तौर पर अकेले मैदान में उतरेंगे, यानी कि पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। जो दल अलग हुआ है बीजेपी से, विस्तार से एक एक चीज बताने वाली हूं, पर सबसे पहले आपको मैं जो गृह मंत्री ने कहा है वो मैं आपको बताने वाली हूं। अमित शाह जी ने ऐसा क्या कहा है जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है उनके बयान से, उनकी बातों से। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये बैठक से निकली हुई बातें हैं, जो बैठक लगातार तीनों बड़े नेताओं के बीच में हो रही है। बीजेपी की तरफ से अमित शाह जी हैं, वहां पर एकनाथ शिंदे जो अपनी पार्टी को लेकर के आगे हैं, शिवसेना गुट को लेकर के आगे है, वहीं अजीत पवार जी हैं। तो कहीं ना कहीं इन तीनों नेताओं के बीच से ये बातें निकल करके सामने आ रही है कि अमित शाह जी ने ये कहा है, एकनाथ शिंदे को सीधे सीधे ये कहा है कि हमने आपके लिए बलिदान दिया, यानी कि बीजेपी ने आपके लिए बलिदान दिया शिंदे जी, जब आपको मुख्यमंत्री बनाया था, यानी कि जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास उस समय नंबर अच्छे थे, अच्छे खासे नंबर थे, पर फिर भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया और अब आपकी बारी है। ये कहा गया है अमित शाह जी की तरफ से, जो सूत्रों के हवाले से चल रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, जो प्रिंट मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जगह जगह ये खबरें आपको देखने के लिए मिलेगी। पर महत्वपूर्ण ये है कि अमित शाह जी को ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी? या तो एकनाथ शिंदे समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर उनकी कहीं ना कहीं आपसी जो कलह है वो सामने आ चुकी है, या फिर सीटों के बंटवारे में कहीं तो तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है। क्योंकि कुल सीटें महाराष्ट्र की 288 हैं। 288 सीटों पर अगर परत दर परत बात की जाए तो बीजेपी कम से कम उम्मीद कर रही है कि 288 में से हम 150 और 60 पर लड़े, 150 से 160। और वहीं अगर एकनाथ शिंदे की डिमांड बताएं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी आशाएं क्या हैं, उनकी आशाएं कुछ ऐसी हैं कि हम कहीं ना कहीं 100 से 110 सीटों पर लड़े, जो मैदान में हम उतरे फाइट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस नहीं बैठ पा रहा है। वहीं अजीत पवार जी भी हैं। अगर अजीत पवार जी भी कम से कम 90 से 100 सीटों की मांग करते हैं तो सीधे सीधे ये तो गणित ही उल्टा बैठ गया बीजेपी के लिए। 288 सीटों में वो कितने अपने लिए रखेगी और कितना और जो दल है उनके साथ जो महायुति गठबंधन है उनको देगी। और उसके साथ साथ और भी छोटे छोटे दल दो हैं जिनको उनको भी सीटें चाहिए। कम से कम वो उम्मीद लगा करके बैठे कि 20 सीटें चाहिए, क्योंकि जब आरएसपी उनके साथ थी, जो आरएसपी अब ऐलान कर चुकी है अकेले लड़ने का, जब वो आरएसपी उनके साथ थी तो छोटे छोटे दल मिलाकर के 3 दल थे, और वो छोटे छोटे दल भी 30 सीटों की मांग कर रहे थे। आप ये सोचिए। और अब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं तो गणित भी उल्टा बैठ गया है बीजेपी के लिए। कैसे कन्विंस करेगी? और अगर उनके हिसाब से सीटें देनी हुई तो क्या बीजेपी 90 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अगर एकनाथ शिंदे अपनी बातों पर अड़िग रहे और अगर कहीं ना कहीं उनको कन्विंस नहीं कर पाए तो ये भी बीजेपी के लिए मुसीबत है। क्योंकि सीटें तो अच्छी खासी आ जाएंगी पर सत्ता फिर मुश्किल में पड़ जाएगी अगर सरकार बनती है तो। पर अभी तो पहले ही गुटबाजी देखने के लिए मिल रही है, और इसी गुटबाजी का नतीजा कांग्रेस को झेलना पड़ा हरियाणा में। उसी गुटबाजी के कारण इतना
कांग्रेस का माहौल होने के कारण कांग्रेस को वहां पर हार मिली, हार का अंत में सामना करना पड़ा। ऐसा ना हो कि बीजेपी के लिए यहां से बहुत नकारात्मक चीजें निकल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेता तो और भी राज्यों के चुनाव देख रहे हैं, उन्हीं राज्यों से राजनीति सीख रहे हैं। एकनाथ शिंदे के भी दिमाग में है कि कांग्रेस वहां पर क्यों हारी, और अगर एकनाथ शिंदे बगावत करते हैं तो बीजेपी के लिए क्या नुकसान है। ये काफी खास चीज है कि अब एकनाथ शिंदे का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि बीजेपी ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब आपकी बारी है, यानी कि हमने बलिदान दिया था, अब शिंदे जी आपकी बारी है। तो शिंदे जी कितना बलिदान के लिए तैयार हैं या फिर कितना नहीं, क्योंकि वो पहले भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अड़िग रहे। सोचिए कि जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी, तब भी वो अटल थे अपनी बातों पर कि कहीं ना कहीं वो पार्टी को छोड़ करके आए हैं। इतनी सारी चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं अपना एक गठबंधन तोड़ा है, तो ये चीजें निकल करके सामने आई। पर फिलहाल महत्वपूर्ण तो ये है कि जिस पार्टी ने हार का सामना किया, कांग्रेस ने, अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा में, उस कांग्रेस ने तो सबक ले लिया, उस कांग्रेस ने तो ग्राउंड को संभाल लिया। जो महाराष्ट्र में दल है महाविकास आघाड़ी, उसमें कांग्रेस है, शिवसेना है, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, वहीं शरद पवार वाली एनसीपी है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में वो बात बनती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहीं ना कहीं अभी आपसी कलह जाहिर भी नहीं किया, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सहमति बन चुकी है सीटों पर जो वहां पर कांग्रेस के लिए कलह था हरियाणा में कि शैलजा कुमारी की नहीं बन रही थी, हुड्डा जी अलग थे, अलग अलग गुट थे, यही चीजें बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में दिख रही हैं कि अजीत पवार अलग किनारे पर हैं, एकनाथ शिंदे अलग डिमांड कर रहे हैं बीजेपी से, ये सारी चीजें हैं। और अजीत पवार जी के लिए तो एक और मुसीबत है कि वो अपने ही नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। पुणे के, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कुछ तथ्य मैं भी लेकर के आई हूँ कि पुणे के मेयर हैं जिन्होंने अजीत पवार जी की पार्टी को छोड़ दिया है, यानी कि एनसीपी को छोड़ दिया है। अभी कुछ घंटे पहले की ये खबर है, यानी कि अजीत पवार जी के गुट से लोग जा रहे हैं, और अगर अजीत पवार जी के गुट से लोग जा रहे हैं तो बीजेपी कमजोर हो रही है। यहाँ पर बीजेपी की नींव कमजोर हो रही है, क्योंकि हिस्सा तो वो बीजेपी के गठबंधन के हैं, और केवल उनके एक मेयर ही नहीं गए हैं। आप सोचिए कि 600 कार्यकर्ता गए हैं, 600 कार्यकर्ता, ये बहुत मायने होता है। कहते हैं ना कि एक एक कार्यकर्ता की महत्वता उस दिन पता चलती है जिस दिन चुनाव होता है, जब वो बूथ पर अड़िग रहते हैं और अपनी पार्टी के लिए ईमानदारी से खड़े रहते हैं। और आप सोचिए कि यहाँ पर 600 कार्यकर्ताओं ने एनसीपी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है, उस एनसीपी को जो अजीत पवार की है, जिसका हिस्सा बीजेपी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो संख्या है कम नहीं है। आप सोचिए 600 कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ दे रहे हैं, तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान है कि उनके सहयोगी दल की हालत ये हो रही है, उनको कितनी सीटें दे। और आप सोचिए कि 22 तारीख को नामांकन है, दिन इतने कम रह गए हैं कि उंगलियों पर गिन सकते हैं, और उससे पहले ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं कि नामांकन से पहले बीजेपी पता नहीं कब तक ये डिसाइड कर पाए कि कितनी सीटें अपने खाने में रहेंगी और कितनी किसी और को दे पाएंगे। पर इसी के साथ साथ ये काफी खास बात है कि क्या बीजेपी जो ये फूट पड़ रही है, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि हरियाणा के नतीजे पॉजिटिव आए हैं, बीजेपी के लिए सकारात्मक आए हैं, उसका प्रभाव, दूसरे राज्यों की जीत का प्रभाव बीजेपी को दूसरे राज्यों में मिल सकता है। जो आने वाले समय में चुनाव है, वो महाराष्ट्र था और वो झारखंड था, पर महाराष्ट्र में तो उनके लिए एक के बाद एक नकारात्मक चीजें सामने आ रही हैं कि नेताओं को कन्विंस कर भी पाएंगे या नहीं जो उनके सहयोगी दल हैं। क्या एकनाथ शिंदे को अपनी कुर्सी से इस बार कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ेगा? ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे अगर अड़िग रहे तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत है। वो या तो ये करेंगे कि भाई दूसरे दलों का मुंह देखेंगे, दूसरे पक्ष की तरफ मुंह देखेंगे, या फिर खुद भी मैदान में उतर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कयास तो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हर एक अगला दिन राजनीति में
कुछ और ही कर देता है और हर एक रात पूरा खेल पलट देती है। तो घंटों घंटों की बात होती है, पता नहीं चलता कब किसकी लहर है और कब कहां गई। तो बीजेपी को अभी तो ये लग रहा है कि हरियाणा का एडवांटेज महाराष्ट्र में मिल सकता है, पर एक के बाद एक इतनी सारी बुरी खबरें आ रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी रिवाइव भी कर पाएगी या नहीं, या कितना उनके लिए कहां से चीजें सहमति बैठ पाएगी और कितना नहीं बैठ पाएगी। क्योंकि आरएसपी अगर मैदान में है, जिस आरएसपी की मैं बात कर रही थी कि दो खबरें ऐसी निकल करके सामने आई है जो बीजेपी के लिए मुसीबत है, उसमें से एक परत ये भी है कि आरएसपी जो बीजेपी या फिर गठबंधन का हिस्सा थी और अब छोड़ चुकी है, वो आरएसपी 288 सीटों पर उतर रही है। अगर वो 288 सीटों पर मैदान में अपने कैंडिडेटों को उतारेगी तो ऐसा ही ना हो जाए जो हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ, निर्दलीय चेहरे उतरे और कहीं ना कहीं वोट कटती चली गई और बहुत कम मार्जिन से इनके विधायक भी हारे। ये हमने देखा है कि बहुत कम वोटों से हारे हैं और यही चीज अब बीजेपी के साथ अभी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ कांग्रेस के लिए क्या बेनिफिशियल चीज है कि कांग्रेस ने तो सबक ले लिया है अपनी हार से, पर क्या बीजेपी जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई है? क्योंकि नेताओं को इस तरीके से नाराज करना और नेताओं का इस तरीके से गठबंधन में से टूटना और जाना और कहना कि हम अकेले मैदान में उतरेंगे, तो ये कहीं ना कहीं भारी ना पड़ जाए। ये सारी चीजें तो कुछ ऐसा महाराष्ट्र का समीकरण है। साथ ही साथ झारखंड में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उस पर भी आपको लगातार अपडेट्स देंगे, पर फिलहाल यूपी में भी राजनीति चरम पर है। अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि 2 सीटों पर कांग्रेस है और अन्य सीटों पर हम लड़ेंगे और ये भी चीजें कहीं ना कहीं बैठ रही हैं गणित कि अखिलेश यादव गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। अगर अखिलेश यादव गठबंधन का हिस्सा हुए तो कहीं ना कहीं विपक्ष बड़े हिसाब से चल रहा है कि भाई यहाँ 2 सीटें, विपक्ष में कौन? कांग्रेस, कि भाई 2 सीटें यहाँ यूपी में ले लेंगे। पर महाराष्ट्र में वो अखिलेश यादव का समर्थन चाहते हैं क्योंकि अखिलेश यादव की पैठ बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र में एक प्रभाव है उनका, एक कहीं ना कहीं उनकी प्रभावित जब जनसभाएं होंगी तो उसका भी असर पड़ेगा। तो विपक्ष तो अपनी नैया संभाल रहा है। इस समय अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं वो कितना राजनीति को भुना पाएंगे ये देखना होगा। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।